सुबह के 5 बज रहे थे। शांति जी अभी गहरी नींद में थीं कि अचानक कुंदन लाल जी को तेज खांसी होने लगी। उनकी खांसी की आवाज सुनकर शांति जी घबराकर उठीं और जल्दी से दवाई देने के लिए खांसी की शीशी उठाई। लेकिन जब उन्होंने शीशी देखी तो उसमें दवा खत्म हो चुकी थी। शांति जी चिंतित हो उठीं। उन्होंने सोचा कि अपनी बहू किरण के कमरे से दवा मांग लें, लेकिन फिर रुक गईं। उन्हें याद आया कि पिछली बार जब उन्होंने किरण से कुछ मांगा था तो उसे कितनी झुंझलाहट हुई थी। अरे मां जी, हर समय कुछ न कुछ चाहिए रहता है आपको। ये सुनकर शांति जी उस दिन कितनी आहत हुई थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ गईं। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाई। जैसे ही उन्होंने चाय कप में डाली, थोड़ी चाय गैस पर गिर गई। उन्होंने सोचा, पहले कुंदन लाल जी को चाय दे आती हूं, फिर गैस साफ कर दूंगी। नहीं तो बहू को पता चल गया तो ना जाने क्या क्या सुनना पड़ेगा। वह चाय लेकर कमरे में आई और कुंदन लाल जी को पकड़ाते हुए बोली, लीजिए, अदरक वाली चाय बनाई है, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। कुंदन लाल जी ने चाय पीते हुए उनकी आंखों में देखा। वह जानते थे कि शांति जी दिन रात सिर्फ ताने और उपेक्षा सह रही हैं। दोपहर के 2:30 हो चुके थे। शांति जी और कुंदन लाल जी सुबह से बिना खाए थे। आमतौर पर 1:30 पर किरण खाना दे देती थी, लेकिन आज न कोई आवाज आई। शांति जी की बेचैनी बढ़ रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें? कुंदन लाल जी की उम्र हो चली थी और भूख से उनका शरीर कमजोर हो रहा था। शांति जी ने हिम्मत जुटाकर बहू किरण से पूछ ही लिया, बेटा आज खाना नहीं दिया तुमने? और वैसे भी मुझे क्या सिर्फ रसोई में ही रहना है? खुद भी कुछ कर लिया करो। और वैसे भी मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूं। शांति जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा अगर तुम्हें रसोई का काम पसंद नहीं तो मैं क्या करूं? और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, तो इस उम्र में वे अब क्या काम करेंगे? किरण व्यंग्य से हंसते हुए बोली, अरे मैं थोड़ी कह रही हूं कि इन्हें नौकरी करने भेज दो। घर में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। शांति जी चुपचाप किरण की बात सुन रही थी। उनको पता था, अगर वो कुछ भी बोलती तो उनकी बहू आज खाना तक नहीं देगी। तभी किरण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अच्छा जाइए लाती हूं खाना, लेकिन मेरे सिर पर खड़े मत रहिए। शांति जी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो कुछ कहे बिना अपने कमरे में लौट आईं। उनके पति ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही दर्द और बेबसी थी जो शांति जी की आंखों में झलक रही थी। कुछ देर बाद किरण कमरे में आई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने रखकर चली गई। शांति जी और उनके पति ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने चुपचाप वह ठंडा और बासी खाना खाया जिसमें न स्वाद था न सम्मान। रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल खाने के बाद शांति जी और उनके पति अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। सुमित को फोन किए हुए 4 दिन हो गए थे। उन्हें अपने बेटे की याद आ रही थी। अगले दिन सुबह शांति जी ने अपने बेटे सुमित से बात करने का निर्णय लिया। उन्होंने फोन की डायरी निकली और सुमित का नंबर ढूंढकर सुमित को कॉल किया, जो दूसरे शहर पुणे में नौकरी करता था। हेलो सुमित बेटा, शांति जी ने धीमी आवाज में कहा। मां, आप इतनी सुबह? सब ठीक है ना? सुमित ने चिंतित होकर पूछा। शांति जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं। लेकिन वह कुछ और कह पाती इससे पहले ही किरण ने तेजी से उनके हाथ से फोन छीन लिया। अरे मां जी, आप क्यों सुमित को परेशान कर रही हैं? किरण ने नकली मुस्कान के साथ कहा। फिर फोन कान से लगाकर बोली, सुमित, मां जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बड़े बच्चों जैसे हो जाते हैं। दूसरी तरफ से सुमित हंसते हुए बोला, सही कह रही हो किरण, यह उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूं तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही हो। फिर भी अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। बिल्कुल बिल्कुल, किरण ने मुस्कुराते हुए कहा और फोन काट दिया। जैसे ही उसने फोन रखा, उसकी नकली मुस्कान गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखी आवाज में कहा,
क्या जरूरत थी सुमित को फोन करने की? आपको समझ नहीं आता कि वो कितना व्यस्त रहता है? हर बार उसे बेवजह परेशान मत किया करो। शांति जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमें सुमित से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। किरण ने आंखें घुमाते हुए ताना मारा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो, हर छोटी छोटी बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर किरण वहां से चली गई, लेकिन शांति जी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कुंदन लाल जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में चले गए। शांति जी ने हिचकियां लेते हुए सिर झुका लिया। कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई थी और दोनों बुजुर्ग एक दूसरे के दर्द को महसूस कर रहे थे, बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत के। रात का खाना लग चुका था। किरण ने प्लेटें टेबल पर रख दी, बासी रोटियां और सुबह की बची हुई दाल और ठंडे चावल। बिना कोई शब्द कहे वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गई, जैसे कोई एहसान कर दिया हो। शांति जी और कुंदन लाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख बहुत थी, लेकिन अपमान का घूंट पीते हुए खाना निगलना आसान नहीं था। शांति जी ने कांपते हाथों से कुंदन लाल जी की प्लेट आगे खिसकाई और कहा, खा लीजिए, भूखे मत रहिए। कुंदन लाल जी ने एक गहरी सांस ली और एक कौर मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि तोड़ते ही टूटकर बिखर गईं। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि वह जानते थे कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। शांति जी भी खाना खाने लगीं, लेकिन हर निवाले के साथ आंसू उनकी आंखों से छलक पड़ते। उन्हें याद आया जब वह अपने बेटे सुमित के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती थीं। उसका पसंदीदा आलू गोभी का पराठा, मीठे से भरी हुई गुड़ की रोटियां। और अब वे खुद सूखी रोटियों पर निर्भर थीं। खाना खत्म करके दोनों अपने कमरे में चले गए। कुंदन लाल जी चुपचाप लेट गए, जबकि शांति जी खिड़की के पास जाकर बैठ गईं। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी गहरा था। तभी बाहर से दरवाजे की आवाज आई। सुमित ने घर में कदम रखा। मां, पिताजी, देखो मैं आ गया। सुमित की आवाज सुनते ही शांति जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कान ओढ़ ली। सुमित बेटा, तुम? उन्होंने प्यार से कहा। कुंदन लाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा हो। सुमित ने मां के पैर छुए और फिर पिता के पास जाकर बैठ गया। आप लोग कैसे हो? सब ठीक है ना? शांति जी ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, हां बेटा, सब ठीक है। बस तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन तुम तो शनिवार को आते हो, फिर आज अचानक ऐसे? सुमित मुस्कुराते हुए बोला, मां, बाबूजी, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। और दिल्ली में क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, इसीलिए मुझे यहां दिल्ली आना पड़ा, और मीटिंग खत्म करके मैं सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी किरण भी वहीं आ गई और सुमित के पास बैठकर बोली, अच्छा हुआ जो सुमित तुम आ गए। और हां, तुम परेशान मत हुआ करो, मैं मां बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूं। सुमित ने मुस्कुराकर किरण का हाथ थाम लिया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है किरण। मैं जानता हूं तुम मां बाबूजी की अच्छे से देखभाल करती हो। शांति जी और कुंदन लाल जी ने सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी तकलीफें अपने अंदर ही दफना लीं। सुमित की आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और मां बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हकीकत नहीं, सिर्फ एक दिखावा था, एक झूठ जो हर हफ्ते उसकी आंखों के सामने गड़ा जाता था। सुमित की रात की फ्लाइट थी, इसीलिए वो 10 बजे ही वापस चला गया। उसके जाने के बाद उसके मां बाबूजी फिर से उदास हो गए। सुमित को गए हुए 3 दिन हो गए थे। शनिवार की सुबह थी। शांति जी और कुंदन लाल जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उनका मन प्रसन्न था, क्योंकि आज उनका बेटा सुमित आने वाला था। हर शनिवार की तरह वे आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। शांति जी ने हल्के हरे रंग की साड़ी पहनी, माथे पर बिंदी लगाई और पूजा की थाली तैयार करने लगी। कुंदन लाल जी भी सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर तैयार हो चुके थे। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, किरण अचानक सामने आकर खड़ी हो गई और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, वाह वाह,
आज तो हंसों की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? शांति जी किरण के तानों की आदी हो चुकी थीं। फिर भी वह डरते हुए बोली, वो आज शनिवार है और आज सुमित आने वाला है, इसीलिए सोचा कि मंदिर हो आते हैं। किरण ने यह सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए कहा, अरे हां, मैं तो भूल ही गई कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है। आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। सही कहा ना मां जी? वह कुछ देर उन्हें घूरती रही और फिर व्यंग्य करते हुए बोली, अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान नाराज हो जाए। शांति जी और कुंदन लाल जी चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। वे जानते थे कि अगर कुछ कहेंगे तो वह और भी ताने मारेगी। इसीलिए बिना कुछ बोले वे दरवाजे से बाहर निकल गए। मंदिर जाते हुए भी शांति जी के दिल में किरण के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने कुंदन लाल जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सुनिए, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? कुंदन लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपी रह सकती है? शांति जी ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे भगवान, बस मेरे बेटे की आंखों से यह अंधकार हटाओ, उसे सच्चाई देखने की शक्ति दो। वे दोनों मंदिर में भगवान के सामने खड़े थे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या कभी उनकी खुशियों का ये एक दिन पूरे हफ्ते तक फैलेगा, या फिर वही उपेक्षा और तानों का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? शाम के 7 बज रहे थे। बाहर हल्की ठंडक थी, लेकिन सुमित के दिल में एक अलग ही गर्माहट थी, अपने मां बाबूजी से मिलने की खुशी। जैसे ही वो घर पहुंचा, किरण दरवाजे पर वहीं खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। सुमित मुस्कुराते हुए बोला, अरे वाह, मेरे लिए इतनी बेताबी, दरवाजे पर ही खड़ी मेरा इंतजार कर रही हो? लेकिन किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे उसने सुमित का बैग हाथ से लिया और अंदर चली गई। सुमित को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खुशी से आवाज लगाते हुए अपने मां बाबूजी के कमरे की ओर एक बढ़ा, मां, पिताजी, देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में झांका, वहां कोई नहीं था। बिस्तर पर तकिए सही से रखे हुए थे, अलमारी बंद थी और पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। सुमित थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत किरण से पूछा, मां बाबूजी कहाँ हैं इस वक्त? लेकिन मां बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, फिर आज शाम को क्यों गए? किरण झट से बोली, क्या करूं सुमित, ये लोग अब कुछ भी करने लगे हैं। सुबह भी गए थे और अब फिर चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने ही नहीं। सुमित कुछ सोचने लगा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतजार कर सकता हूं। तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं। किरण तुरंत मुस्कुरा दी और बोली, हां बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी चाय बनाती हूं। वह रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। उसने एक बार फिर सुमित को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। रात के 8 बज चुके थे। हल्की ठंड पड़ने लगी थी, लेकिन सुमित के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मंदिर 8 बजकर 30 मिनट तक बंद हो जाता था, लेकिन उसके 8:30 बजे तक बंद हो जाता था। लेकिन उसके मां बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। सुमित ने सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत किरण से पूछा, किरण, मां बाबूजी ने बहुत देर कर दी आने में। तुमने अच्छे से सुना था ना कि वो मंदिर का कहकर ही गए थे, या फिर कहीं और? किरण जो अंदर ही अंदर खुश थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी। मैं कोई बच्ची हूं क्या जो इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? उन्होंने मुझसे साफ साफ मंदिर जाने की ही बात कही थी। सुमित का माथा ठनका। उसने गुस्से से कहा, अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक आ क्यों नहीं गए? उन्हें पता था ना कि मैं आने वाला हूं, फिर भी इतनी देर? कहीं कुछ हुआ तो नहीं? सुमित के मन में हल्की घबराहट होने लगी। उसके मां बाबूजी कभी भी इस तरह देर नहीं करते थे। हमेशा जब वह आता था तो दरवाजे पर ही उसका इंतजार करते मिलते थे। किरण मन ही मन बेहद खुश हो रही थी। यही तो वो चाहती थी, सुमित को उसके मां बाबूजी से धीरे धीरे दूर कर देना।
लेकिन बाहर से उसने अपनी चिंता जताते हुए कहा, हो सकता है मंदिर में भीड़ रही हो या फिर किसी जान पहचान वाले से बातों में लग गए हों। आपको तो पता है माँ जी जहां जाती हैं किसी न किसी से बात करने लगती हैं। आखिर कहाँ थे शांति जी और कुंदन लाल जी? क्या सच में वे मंदिर ही गए थे या कहीं और? कोई नहीं जानता था, यहां तक कि सुमित भी नहीं। रात के 9 बज चुके थे। बाहर ठंड बढ़ गई थी और सुमित के दिल में बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसके माँ बाबूजी अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब तो बहुत देर हो गई, आखिर माँ बाबूजी गए कहाँ हैं? सुमित बड़बड़ाया। उसका धैर्य जवाब देने लगा। वह तुरंत उठा और गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठाई। किरण, मैं मंदिर जा रहा हूं, तुमने कहा था कि वो वहीं गए हैं, तो अब तक लौटकर क्यों नहीं आए? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? सुमित ने चिंतित स्वर में कहा। किरण, जो अंदर ही अंदर खुश थी लेकिन ऊपर से चिंता का नाटक कर रही थी, तुरंत बोली, अरे सुमित, इतना परेशान क्यों हो रहे हो सकता है किसी रिश्तेदार से मिलने गए हों या फिर मंदिर में ही ज्यादा समय लग गया हो। आप यूं ही घबरा रहे हैं। लेकिन सुमित उसकी बातों को अनसुना कर जल्दी से बाहर निकला और अपनी बाइक स्टार्ट कर ली। मैं खुद जाकर देखता हूं, कहते हुए उसने एक तेज रफ्तार में बाइक मंदिर की ओर दौड़ा दी। किरण ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। जाओ सुमित, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसने खुद से कहा। लेकिन सच क्या था? क्या सुमित को उसके मां बाबूजी मिलेंगे या फिर कोई नया सच सामने आएगा? सुमित तेज रफ्तार में बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी, सिर्फ कुछ इक्का दुक्का लोग ही इधर उधर दिख रहे थे। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो रही थीं। एक फूलमाला बेचने वाली अपनी फूलों की टोकरी समेट रही थी। सुमित घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके मां बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से फूल वाली के पास जाकर पूछा, माता जी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहां देखा था? मेरी मां बाबूजी मंदिर आए थे लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। फूल वाली ने हैरानी से सुमित को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहां तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। मैं कैसे पहचान सकती हूं कि कौन आया था और कौन नहीं? सुमित का दिल डूबने लगा। अब क्या करूं? वह खुद से बुदबुदाया। तभी पास ही एक दुकानदार अपनी दुकान समेट रहा था। उसने सुमित की घबराहट देखी और पास आकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? सुमित ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और मां बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, भाई साहब, ये मेरे मां बाबूजी हैं। वो मंदिर आए थे लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचे। आपने इन्हें यहां कहीं देखा है? दुकानदार ने ध्यान से फोटो देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हां, इनको तो मैंने आज सुबह देखा था। सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधीर होकर पूछा, कहां देखा था? क्या आप पक्का कह सकते हैं कि ये वही थे? दुकानदार ने सिर हिलाया। हां भाई, मैं पक्का कह सकता हूं, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं देखा, बस सुबह के वक्त मंदिर के पास देखा था। अब सुमित और ज्यादा घबरा गया। अगर उसके मां बाबूजी सुबह ही यहां आए थे तो फिर पूरा दिन वो कहां थे और अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? आखिर शांति जी और कुंदन लाल जी कहां चले गए थे? क्या कुछ अनहोनी हुई थी या फिर इसके पीछे कोई और सच छिपा था? सुमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। मां बाबूजी के बिना इतने घंटे बीत चुके थे और अब घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब बस, अब और इंतजार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाकर सीधे पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने में पहुंचते ही सुमित ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, साहब, मेरे मां बाबूजी सुबह से लापता हैं। वो मंदिर गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर उनका कोई पता नहीं चला। इंस्पेक्टर ने गहरी नजर से सुमित को देखा और पूछा, आपका नाम? सुमित और मेरे मां बाबूजी का नाम कुंदन लाल और शांति देवी है। सुमित ने जल्दी से अपने फोन से उनकी तस्वीर दिखाई। इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, देखिए, हम हर चौकी को सूचना भिजवा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। सुमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला।
पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद वो भारी मन से घर की ओर निकल पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाजा खुल गया। सामने किरण खड़ी थी। उसने सुमित को चिंतित नजरों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? और मां बाबूजी कहाँ हैं? सुमित की आंखों से आंसू छलक पड़े। किरण उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए, आखिर हुआ क्या? सुमित ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, मां बाबूजी का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिले। किरण ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा चिंता में डूबा हुआ दिखाने की कोशिश की और बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? सुमित पूरी तरह से टूट चुका था। क्या उसके मां बाबूजी सही सलामत थे? आखिर वो गए कहां थे? रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन सुमित की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के आगे बार बार मां बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहां होंगे वो? क्या वो सुरक्षित हैं? वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछले शनिवार की यादें उसकी आंखों में तैरने लगीं। जब वो घर आया था तो मां कैसे दौड़कर आई थी। आ गया मेरा लाल! शांति जी ने उसे सीने से लगाकर भरपूर आशीर्वाद दिया था। उसके बाबूजी सफेद कुर्ते पायजामे में कितने गरिमामय लग रहे थे। माथे पर हल्का सा तिलक था जो उनकी धार्मिकता को दर्शा रहा था। बेटा, अब तू यहीं कोई नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की ये बात अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उस दिन उसने भी जवाब दिया था, बाबूजी, आप जानते हैं ना, यहां मैं जितनी भी नौकरी कर लूं, सैलरी कम ही मिलेगी और पुनः जैसे शहर में दुगने पैसे मिलते हैं। मां बाबूजी की आंखों में उदासी थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर मैं वादा करता हूं बाबूजी, एक दिन इतना कमा लूंगा कि फिर पुनः नहीं जाना पड़ेगा। आपके पास रहकर कोई अपनी दुकान खोल लूंगा। तभी किरण उठी और सुमित को देख बोली, सुमित, लाइट क्यों जला रखी है, इसको बंद कर दो। और ऐसा बोल वो वापस सो गई। सुमित का दिल दुख से भर गया। मैंने कितने सपने देखे थे कि मां बाबूजी के साथ रहूंगा, और आज वो खुद ही कहीं चले गए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मेरे मां बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। किरण करवट बदलकर सो रही थी। उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर सुमित पूरी रात जागता रहा और एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, आखिर मां बाबूजी कहां चले गए? रात भर की बेचैनी के बाद सुबह की पहली किरण भी सुमित के मन का अंधेरा दूर नहीं कर पाई। जैसे ही उसकी आंख लगी थी, अचानक एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आया। क्या मां बाबूजी अशोक काका के घर गए होंगे? सुमित तुरंत चौंक कर उठा और बिना समय गंवाए कपड़े बदलकर बाहर निकला। जैसे ही एक उसने बाइक स्टार्ट की, अंदर से किरण की आवाज आई, इतनी सुबह कहां जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लो। सुमित रुका नहीं, बस एक पल के लिए मुड़ा और गंभीर स्वर में बोला, किरण, मां बाबूजी शायद अशोक काका के घर गए हों, मैं एक बार जाकर देख लेता हूं। किरण ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। अशोक काका के यहां? उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर मां बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। मुझे नहीं पता, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकता, सुमित ने कहा और तेजी से गेट खोलकर बाइक निकाल ली। सड़कें अभी भी सुनसान थीं। सुबह के सन्नाटे में सुमित की बाइक की आवाज गूंज रही थी। हे भगवान, बस एक बार मां बाबूजी मिल जाएं। उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा आ रहा था, जब वो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थीं। बाबूजी की वो स्नेह भरी बातें जब वो कह देते थे, बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, हमेशा भागता ही रहता है। कहीं उन्होंने मुझसे नाराज होकर तो घर नहीं छोड़ा। ये ख्याल आते ही सुमित का कलेजा कांप गया। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी, सीधा अशोक काका के घर की ओर। क्या सच में सुमित के मां बाबूजी वहां मिलेंगे, या सच्चाई कुछ और ही होगी? सुमित तेजी से बाइक चलाते हुए अशोक काका के घर पहुंचा। अभी भी उसकी उम्मीद थी कि शायद मां बाबूजी यहीं मिल जाएं। उसने बाइक रोकते ही घर का दरवाजा खटखटाया। काका, काका, दरवाजा खोलिए। अंदर से कुछ देर बाद आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खुलते ही सुमित ने घबराए हुए स्वर में पूछा, काका, क्या मां बाबूजी यहां आए हैं? अशोक काका ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा,
मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला। सुमित के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? अशोक काका ने चिंतित होकर पूछा। सुमित के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पैर जैसे जम गए थे। अब वो कहां जाए, किससे पूछे? काका, मां बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वे मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। अशोक काका भी यह सुनकर परेशान हो गए। अरे, ये तो बहुत गंभीर बात है। बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? सुमित ने निराशा से सिर हिलाया। किसी को कुछ पता नहीं, और अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अशोक काका ने सुमित का कंधा थपथपाया। बेटा घबराओ मत, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। आओ बाकी रिश्तेदारों को फोन लगाते हैं। सुमित की आंखें डबडबा गईं। अब उसके पास धैर्य खोने की भी गुंजाइश नहीं थी। अब सुमित क्या करेगा? क्या मां बाबूजी का कोई सुराग मिलेगा, या फिर इस कहानी में कोई और बड़ा सच छिपा है? सुमित अपने माता पिता को लेकर परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ किरण अपनी दुनिया में ही मग्न थी। वह कमरे में बैठकर फोन पर अपनी सहेली निशा से बात कर रही थी। उसकी आवाज में गहरा दुख था, मानो वह सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। निशा, क्या बताऊं, जब से मां बाबूजी घर से गए हैं, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज में कहा। फोन के दूसरी तरफ निशा यह सुनकर चौंक गई। क्या, तुम और उदास? तुम्हारी सास ससुर के लिए? यह कैसे हो सकता है? किरण ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर अचानक उसकी आवाज में शरारत झलकने लगी और वह जोर से हंस पड़ी। अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो यह है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही। उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। निशा भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। यार, तू तो सच में महान है। मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मजे ले रही है। किरण ने हंसते हुए कहा। अरे, मैं तो उन्हें तंग करने में ही मजा लेती थी। जब वो थीं तो रोज बहाने बनाकर ताने मारती थीं। अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ही ना। फोन के दूसरी तरफ निशा जोर से हंसने लगी। वाह, सच में तू बहुत होशियार है। पर सुमित को शक तो नहीं हुआ? किरण ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए लापरवाही से कहा। अरे नहीं, वो तो अपने मां बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके सामने मैं कितनी अच्छी बहू बनती हूं और पीछे से उनकी जिंदगी नरक बना देती थी। दोनों जोर जोर से हंसने लगीं, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चालाकी कर ली हो। उधर सुमित घर लौट आया था। वह पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, मां बाबूजी कहां गए? किरण को फोन पर हंसते हुए देखकर उससे अजीब लगा, लेकिन अभी वह इतना परेशान था कि इस ओर ध्यान नहीं दे सका। उसने पुलिस को फिर से फोन लगाया और कहा, सर, कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइए, पुलिस अधिकारी ने कहा। सुमित ने फोन काट दिया और अपना सिर पकड़ लिया। अब वह क्या करे? कहानी में अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है? क्या सुमित को अपने माता पिता का कोई सुराग मिलेगा? और क्या किरण की सच्चाई कभी सुमित के सामने आएगी? समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ सुमित की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 10 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला था। उसने हर संभव जगह तलाश की, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशालाएं, अस्पताल, यहां तक कि मुर्दा घर तक जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह से ही सुमित घर में गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। किरण, जो अब तक उसकी बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। सुमित, मैं समझ सकती हूं कि तुम बहुत परेशान हो, उसने नाटक करते हुए नरम आवाज में कहा। लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मां बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? हो सकता है वे किसी साधु संत के साथ चले गए हों। किरण की बात सुनकर सुमित अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह झटके से खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो किरण? तुम जानती भी हो मां बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।
मां हमेशा कहती थीं कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूंगा वे कहीं नहीं जाएंगी। सुमित का गुस्सा देखकर किरण थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वे गए कहां सुमित? अब 10 दिन हो गए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? किरण ने आहिस्ता से पूछा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि सुमित इस समय पूरी तरह से परेशान था। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में खाना छोड़कर उठ गया और सीधे अपने मां बाबूजी के कमरे में चला गया। यह वही कमरा था जहां उसकी मां हर शनिवार को दिए जलाती थीं, जहां उसके बाबूजी रामायण पढ़ते थे, जहां सुमित हर बार आकर उनके पास बैठता था। लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी वीरानी थी। सुमित ने देखा कि मां की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी, बाबूजी की चश्मे की डिब्बी टेबल पर पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थीं। सब कुछ था, बस वे दोनों नहीं थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीरे से अपने बाबूजी की कुर्सी पर हाथ फेरा और मां की ओढ़नी को उठा लिया। उसकी उंगलियां उस हल्के गुलाबी रंग की ओढ़नी को छूते ही कांपने लगीं। मां, बाबूजी, आप लोग कहां चले गए? कमरे की नीरवता ने उसके दिल को और भारी कर दिया। वह चुपचाप मां की ओढ़नी को सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। क्या वह अपने मां बाबूजी को कभी ढूंढ पाएगा? सुबह के 10 बज रहे थे। किचन में किरण नाश्ता बना रही थी, लेकिन वह बार बार अपने फोन पर नजर डाल रही थी। उसे इंतजार था कि कब उसकी सहेली निशा उसे कॉल करे, ताकि वह फिर से अपने नाटक के बारे में हंस हंसकर बातें कर सके। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी। किचन से ही किरण ने आवाज लगाई, सुमित, देखो तो कौन है? लेकिन सुमित अपने कमरे में बैठा खोया हुआ था। उसने रात भर एक पल भी चैन से नहीं बिताया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। मां बाबूजी के बिना घर उसे काटने को दौड़ रहा था। घंटी लगातार बज रही थी तो उसने अनमने ढंग से उठकर फोन उठा लिया। हेलो सुमित, यह क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया, कोई अपडेट भी नहीं दे रहे। फोन के दूसरी तरफ उसके बॉस की तेज आवाज गूंजी। सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूं। मेरे मां बाबूजी लापता हैं। मैं उन्हें ढूंढने में लगा हूं। सुमित ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज में कहा। देखो सुमित, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम अगले 2 दिनों में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज में सख्ती थी। पर सर, सुमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन उधर से फोन काट दिया गया। सुमित ने फोन नीचे रखा और अपना सिर पकड़ लिया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो मां बाबूजी के वापस आने के बाद वह कैसे उनकी देखभाल करेगा? और अगर वह नौकरी पर चला गया तो मां बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? तभी किरण कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फोन पर? ऑफिस से था। कहते हैं अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। सुमित ने निराश स्वर में कहा। तो फिर? किरण ने कंधे उचकाकर लापरवाही से पूछा, क्या सोचा तुमने? क्या सोचूं? मां बाबूजी अभी तक नहीं मिले। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूं? सुमित झुंझला उठा। तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, किरण ने मुंह बनाते हुए कहा, फिर बैठे रहना घर पर। वैसे भी मैंने तो कब से कहा था कि तुम्हें यहां नौकरी ढूंढनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें तो पुणे में ही मजा आता है। अब भुगतो। सुमित ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वह एक बार फिर उसी सवाल में उलझ गया, क्या करे, नौकरी बचाए या मां बाबूजी को ढूंढे? सुमित ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और किरण की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही पुणे जा रहा हूं। किरण, जो अब तक मजे से खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुमित इतनी जल्दी यह फैसला ले लेगा। वह धीरे धीरे सुमित के पास आई और नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? हां, अब और रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे मां बाबूजी के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से रख नहीं पाऊंगा। कम से कम नौकरी तो बची रहे। सुमित ने ठंडी आवाज में कहा।
किरण ने तुरंत एक नकली उदासी का मुखौटा पहन लिया और बोली, पर सुमित, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मां बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब तुम्हारा? सुमित ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब इतना समय हो गया, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ चुके होते ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि? किरण जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़कर सुमित को और उलझाना चाहती थी, लेकिन इस बार सुमित उसकी बातों में नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं किरण। मां बाबूजी कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता, चैन से नहीं बैठूंगा। फिर वह अलमारी की तरफ बढ़ा और खुद ही अपना बैग निकालने लगा। और जैसे ही अपना बैग पैक करना शुरू किया, किरण तुरंत उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली, सुमित, अगर तुम पुनः जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। यहां अब मेरा क्या काम? सुमित ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना कोई जवाब दिए अपने कपड़े बैग में रखता रहा। किरण ने दोबारा कहा, सुनो ना, तुम मुझे भी साथ ले चलो। अब जब मां बाबूजी यहां नहीं हैं, तो मैं अकेले इस घर में क्या करूंगी? अब सुमित रुका और गहरी सांस लेते हुए किरण की तरफ घूमा। उसकी आंखों में एक अलग ही गंभीरता थी। उसने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, नहीं किरण, तुम्हें यहीं रहना होगा। पर क्यों? किरण ने चौंक कर पूछा। सुमित ने अपना बैग बंद किया और बोला, अगर मां बाबूजी लौट आए और यहां कोई ना मिला तो उनका क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि वे और ज्यादा परेशान हों। अगर वे वापस आते हैं तो कम से कम तुम तो यहां रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अब भी इस घर में है। किरण के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसे लगा था कि सुमित उसे अपने साथ ले जाएगा, जिससे वह पूरी तरह आजाद हो जाएगी। लेकिन सुमित का यह फैसला उसके लिए झटका था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर सुमित, तुम भी तो जानते हो कि मां बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? सुमित उसकी आंखों में देखकर बोला, किरण, अगर तुम सच में मां बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारा यहां रहना कितना जरूरी है। जब वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम न मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। किरण अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक किया। ठीक है सुमित, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूं, बस तुम जल्दी वापस आना, उसने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। सुमित ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं जल्दी ही लौटने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मां बाबूजी लौट आए तो तुरंत मुझे फोन करना। किरण ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब सुमित चला जाएगा और मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा पूरा हक होगा, उसने मन ही मन सोचा, और एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। सुमित ने आखिरी बार घर की ओर देखा, फिर भारी मन से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अब वो पुनः जा रहा था, लेकिन उसके दिल और दिमाग में बस एक ही सवाल था, मां बाबूजी आखिर गए कहां? दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या सुमित अपने मां बाबूजी से मिल पाएगा? आखिर शांति जी और कुंदन लाल जी कहां थे? उनके साथ क्या हुआ था? क्यों वे मंदिर से वापस घर नहीं आए? चलिए जानते हैं आगे की कहानी में। धीरे धीरे समय बीतता गया। जहां पहले हर शनिवार घर आने वाला सुमित अब सिर्फ महीने में एक बार ही घर आ पाता था। काम की बढ़ती जिम्मेदारियों और माता पिता के गुम होने की चिंता ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। हालांकि वह हर महीने किरण को खर्चे के पैसे ऑनलाइन कर देता था, ताकि घर की जरूरतें पूरी होती रहें। किरण को अब अकेलापन महसूस होने लगा था। पहले जब सास ससुर घर में थे तो भले ही वह उनसे झगड़ती थी, ताने मारती थी, लेकिन कहीं न कहीं दिन भर बात करने के लिए वो थे। अब पूरे घर में सन्नाटा पसरा रहता था। पहले जो समय वह ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय कांटे नहीं कटता था। एक दिन उसकी सहेली निशा का फोन आया। अरे क्यों उदास लग रही है? लगता है सुमित तुझसे दूर रहने लगा है। किरण थोड़ी दुखी आवाज में बोली, उदास नहीं हूं, बस जरा अकेलापन महसूस हो रहा है। निशा हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल ले या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। किरण थोड़ा झुंझलाते हुए बोल पड़ी, चुप कर निशा, वैसे भी सुमित तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है।
अब ना प्यार भरी बातें करता है ना फिक्र करता है। फिर निशा किरण को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब खुद ही अकेली पड़ गई। उसकी बात सुन किरण ने कहा, अरे छोड़ना ये सब, चल कभी घर आ, बहुत दिन हो गए मिले हुए। दूसरी तरफ सुमित का मन अब पुनः में नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें और उनका अचानक इस तरह चले जाना, यह सब उसके दिल को कचोटता था। एक रात जब वह अपने ऑफिस से लौटा तो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। बिस्तर पर लेटते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई। बेटा अब तू यहीं नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। इन शब्दों को याद कर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ चले गए आप दोनों, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर। अभी वह सोच ही रहा था कि उसके फोन की स्क्रीन पर किरण कॉलिंग चमका। उसने फोन उठाया। सुमित थकी हुई आवाज में बोला, हाँ किरण बोलो। सुनो, मैंने इस महीने का सारा खर्च जोड़कर हिसाब लगाया है, थोड़े और पैसे भेज सकते हो? किरण की बात सुनते ही सुमित बोला, अभी भेज देता हूं। फिर हल्के से पूछता है, तुम ठीक हो? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस अकेलापन लगता है। तभी सुमित हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस थोड़ा और इंतजार करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों पर क्या वाकई सब ठीक हो पाएगा? क्या सुमित अपने मां बाबूजी को ढूंढ पाएगा? क्या हुआ होगा शांति जी और कुंदन लाल जी के साथ? शनिवार की सुबह थी। सुमित अपने कमरे में बैठा काम में डूबा था। उसका दिमाग हमेशा की तरह मां बाबूजी की यादों में उलझा हुआ था। तभी रमन कमरे में दाखिल हुआ और मजाकिया अंदाज में बोला, रमन, ओ महाराज, हर हफ्ते यही हाल होता है तुम्हारा। चल, आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। वैसे भी माँ और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती हैं कि सुमित को कभी घर लेकर आओ, लेकिन तू तो मेरी सुनता ही नहीं। सुमित संकोच करते हुए बोला, अरे नहीं यार, आज मन नहीं है कहीं जाने का। यार ऐसे अकेले रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस, फिर छुट्टी के दिन भी काम, ये कोई जिंदगी है? चलना, थोड़ा चेंज मिलेगा। सुमित का मन अब भी नहीं था, लेकिन जब रमन ने मां का नाम लिया तो वह थोड़ा पिघल गया। मां का नाम सुनते ही उसे शांति जी की याद आ गई। वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूं तेरे साथ। रमन हंसते हुए बोला, बस अब तू देख मेरी मां तेरा कितना ख्याल रखती हैं। रमन के घर पहुंचते ही एक गर्मजोशी भरा माहौल था। रमन की मां ने दरवाजा खोला और सुमित को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, तो ये है वो सुमित जिसकी हम कब से राह देख रहे थे। बेटा बहुत सुना है तेरे बारे में, आ अंदर आ। रमन की पत्नी सुधा किचन से बाहर आई और बोली, सुनिए जी, ये तो वाकई बहुत शर्मीले लग रहे हैं। सब हंसने लगे, लेकिन सुमित के चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ एक अजीब सी उदासी थी। वह रमन की मां को देखकर अपनी मां को याद कर रहा था। रमन की मां ने प्यार से कहा, बेटा तू बिल्कुल भी अजनबी मत समझ, ये घर तेरा भी है। यह सुनकर सुमित की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, जी आंटी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। सुधा लेकर आई और मजाकिया अंदाज में बोली, लो जी सुमित जी, ये चाय पी लीजिए। हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा होगा कि बार बार आने का मन करेगा। सब हंस पड़े, लेकिन सुमित के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मेरी मां भी मुझे फिर से ऐसे ही कभी प्यार से बुलाएंगी? सभी चाय नाश्ता कर रहे थे। घर का माहौल बेहद खुशनुमा था। रमन की मां प्यार से सबको देख रही थीं और उनकी आंखों में अपनापन झलक रहा था। तभी रमन का छोटा भाई अनुज दरवाजे से अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते सुमित भैया, कैसे हैं आप? रमन भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। सुमित हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। उसी वक्त रमन ने मजाक में कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। सभी हंस पड़े। तभी रमन की पत्नी सुधा रसोई से निकलकर आई और बोली, अनुज, अच्छा हुआ तुम भी आ गए, मैं तुम्हारे लिए भी चाय ले आती हूं। अनुज ने मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी ले आइए, वैसे भी आज बहुत थक गया हूं। रमन की मां ने प्यार से अनुज को देखा और कहा, सिर्फ चाय से कुछ नहीं होगा बेटा, साथ में नाश्ता भी करो। सुमित यह सब देख रहा था। यह घर उसे अपने घर की याद दिला रहा था। मां का अपनापन,
बहू का सम्मान, हंसी मजाक, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसके घर में कभी हुआ करता था। उसकी आंखों के सामने अपनी मां शांति जी और पिताजी कुंदन लाल जी का चेहरा घूमने लगा। कैसे मां हमेशा उसे प्यार से खिलाया करती थीं और उसके बाबूजी हमेशा उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। अचानक उसकी आंखें भर आईं। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका लीं ताकि कोई देख न सके। लेकिन यह बात रमन की मां से छिपी नहीं रही। उन्होंने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोलीं, बेटा सब ठीक तो है? सुमित ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हां आंटी जी सब ठीक है, बस मां बाबूजी की याद आ गई। रमन की मां का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा मां बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें मां के प्यार की जरूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। सुमित की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार वह भावुकता और कृतज्ञता से भरे थे। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी जी। रमन और उसकी पत्नी सुधा एक दूसरे को देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि सुमित के मन में बहुत दर्द छिपा हुआ है जो वह किसी से बांटना नहीं चाहता। लेकिन आज इस घर की गर्मजोशी में वह थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल पाया था। क्या सुमित कभी अपने माता पिता को ढूंढ पाएगा? क्या उसे उनकी कोई खबर मिलेगी? बातों का सिलसिला जारी था और सभी चाय नाश्ता कर रहे थे। तभी अनुज ने अपने फोन में फोटो दिखाते हुए कहा, सुमित भैया ये देखो मेरी सगाई की तस्वीरें। आप तो आए नहीं, कम से कम अब तस्वीर तो देख लो। रमन ने भी हंसते हुए कहा, हां यार, तुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन तू तो अपने काम में ही लगा रहता है। अब चल फोटो ही देख ले। सुमित मुस्कुराया और अनमने ढंग से फोन की तरफ देखने लगा। पर जैसे ही उसने फोन में दिखाई दे रही तस्वीरों को गौर से देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए तो जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मां, यह शब्द उसके गले में ही अटक गया। उसकी आंखें तस्वीर पर टिक गईं। अनुज, तुमने अभी क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। अनुज ने थोड़ी हैरानी से उसकी ओर देखा। भाई, मैंने कहा कि यह महिला हमारे अस्पताल में भर्ती हैं। बहुत सीधी सादी हैं, किसी को परेशान नहीं करती, हमेशा बस एक तक दरवाजे की ओर देखती रहती हैं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। कब से हैं वहां? यही कोई 3-4 महीने हो गए जब से आई हैं। कहते हैं उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया। ये सुनते ही जैसे जमीन खिसक गई हो। 3-4 महीने? यानी जब से मां लापता थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से तस्वीर को गौर से देखा। मां, सफेद साड़ी में, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही ममता, वही उम्मीद, वही इंतजार। मां, उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमन और उसकी पत्नी सुधा भी हैरान थे। क्या हुआ भाई? ये मेरी मां है रमन, मेरी मां। रमन और सुधा दोनों अवाक रह गए। क्या? पर ये वहां कैसे पहुंची? मुझे नहीं पता रमन, पर अब और देर नहीं कर सकता। मुझे मां के पास जाना है अभी के अभी। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा। रमन ने उसका कंधा पकड़कर रोका। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अनुज ने कहा, भैया आपको वहां कोई मिलने नहीं देगा, मैं चलता हूं आपके साथ। तीनों बिना एक पल गंवाए बाहर निकले। क्या अब जाकर मां बेटे की मुलाकात होगी या कोई और सच्चाई सामने आएगी? अनुज ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। रास्ते में कई मरीज अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। कोई खुद से बातें कर रहा था, कोई कोने में बैठा झूम रहा था, तो कोई बेवजह हंस रहा था। यह सब देखकर सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कदम भारी हो गए, लेकिन मां को देखने की बेचैनी उसे आगे बढ़ा रही थी। वार्ड के अंदर पहुंचते ही अनुज ने एक बेड की ओर इशारा किया। भैया यही है वो मां जी। जैसे ही सुमित की नजर उस ओर गई, उसका दिल दहल गया। सफेद साड़ी में बिखरे हुए बाल, सूखी सिकुड़ी काया और गुमसुम बैठी उसकी मां शांति देवी। वह किसी को नहीं देख रही थीं, बस किसी अज्ञात शून्य में ताक रही थीं। मां। सुमित के मुंह से बस इतना ही निकला और उसकी आंखें छलक पड़ीं। शांति देवी ने धीरे धीरे अपनी नजरें उठाईं। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उनकी नजर सुमित पर पड़ी
तो वह एकटक उसे देखने लगी। उनके होंठ कांपे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। मां, मैं हूं तुम्हारा सुमित। सुमित ने उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। शांति देवी की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन अगले ही पल वह डर के मारे अपना हाथ पीछे खींचने लगी। नहीं, मत छुओ, मत मारो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर जाने दो। वह कांपती हुई बुदबुदाने लगी। सुमित को काटो तो खून नहीं। उसकी अपनी मां, जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, आज उसे ही पहचानने से डर रही थी। यह सब देखकर रमन और अनुज भी भावुक हो गए। डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ हैं? सुमित लगभग चीख पड़ा। डॉक्टर आया और बोला, इन्हें यहां लाए हुए 3 महीने हो चुके हैं, कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें छोड़कर चली गई थी, कहकर कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ! मेरी मां पागल नहीं है, सुमित गुस्से से चिल्लाया। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहां आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज जरूरी है। सुमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां को यहां किसने छोड़ा, और उसके बाबूजी कहां थे। क्या किरण को इस बारे में कुछ पता था? अब सुमित का एक ही मकसद था, अपनी मां को इस नर्क से निकालकर घर ले जाना और इस पूरे सच का पता लगाना। सुमित का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वह डॉक्टर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मां यहां तक कैसे पहुंची। उसकी आंखें लगातार मां के चेहरे पर टिकी थीं, जो उसे पहचान तो रही थीं, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थीं। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया, अगर मां यहां है, तो बाबूजी कहां हैं? सुमित ने तुरंत अनुज की तरफ देखा और घबराए हुए स्वर में पूछा, अनुज, मां यहां है तो क्या बाबूजी भी यहीं हैं? अनुज ने थोड़ा सोचते हुए सिर हिलाया। नहीं भैया, मैंने तो यहां सिर्फ मां जी को ही देखा है, बाबूजी को नहीं देखा। फिर बाबूजी कहां गए? यह सोचकर सुमित का दिल बैठने लगा। अगर मां को यहां लाकर छोड़ दिया गया तो बाबूजी का क्या हुआ? क्या वो भी कहीं ऐसी ही किसी जगह पर थे? या फिर... उसने खुद को इस भयानक सोच से झटका और डॉक्टर से सीधा सवाल किया, डॉक्टर, जब मां को यहां लाया गया था, तब क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी था? डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें अकेले ही यहां लाया गया था। सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अब उसे हर हाल में इस रहस्य का पर्दाफाश करना था। मां को यहां लाने वाला कौन था? बाबूजी कहां थे? क्या किरण को इस बारे में कुछ पता था? इन सारे सवालों का जवाब अब उसे जल्द से जल्द खोजना था। अनुज ने तुरंत सुमित से बाबूजी की फोटो लेकर अपने दूसरे अस्पताल के संपर्क में भेज दी और आश्वासन दिया, भैया आप चिंता मत करो, मैं जहां जहां जानता हूं वहां वहां पता करूंगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे जरूर खबर मिल जाएगी। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमन की ओर देखा और कहा, रमन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे मां बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी मां को पागलखाने में छोड़ दिया गया और बाबूजी का अब तक कोई ठिकाना नहीं। रमन ने उसे संभालते हुए कहा, भाई, तू हिम्मत रख, देख मां मिल गई ना, अब बाबूजी भी मिल जाएंगे, हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अनुज ने फोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। सुमित की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी अनुज के फोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फोन उठाया और वहां से जो जवाब मिला, उसे सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे फोन काटा और सुमित की ओर देखा। सुमित की घबराहट बढ़ गई। उसने अनुज को झंझोड़ते हुए कहा, क्या हुआ अनुज, बाबूजी मिले या नहीं? अनुज ने गहरी सांस ली और कहा, भैया हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, नहीं तो... अनुज की बात सुनते ही सुमित घबरा गया। उसने तुरंत अनुज का हाथ पकड़कर कहा, कहां चलना होगा अनुज, बाबूजी कहां हैं? अनुज ने हल्की गहरी सांस लेते हुए कहा, भैया जिस अस्पताल में मैं काम करता हूं, उसी के एक पुराने स्टाफ ने बताया कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग आदमी को सरकारी अस्पताल से ट्रांसफर करके हमारे यहां लाया गया था।
उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए उन्हें जनरल वार्ड में रखा गया था। लेकिन लेकिन क्या अनुज, साफ साफ बोल। सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन भैया, कुछ दिन पहले उन्हें वहां से भी कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक हमें यह पता नहीं कि उन्हें किस अस्पताल में भेजा गया है। फिर अनुज ने गहरी सांस ली और कहा, भैया, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, नहीं तो वो सुमित और रमन ने बिना देर किए गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से उस जगह की ओर निकल पड़े। आखिरकार वे बाबूजी को कहां और किस हालत में पाएंगे? सुमित, रमन और अर्जुन तेजी से अस्पताल की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते भर सुमित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं बाबूजी को कुछ हो ना गया हो, यह ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन भागते हुए रिसेप्शन पर गया और वहां बैठे कर्मचारी से बोला, कुछ दिन पहले यहां जो बुजुर्ग भर्ती थे, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उन्हें कहां भेजा गया? रिसेप्शनिस्ट ने फाइल पलटी और कहा, यहां कई मरीज भर्ती हुए और शिफ्ट हुए हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन ने तुरंत सुमित के बाबूजी की तस्वीर दिखाई। रिसेप्शनिस्ट ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर फाइल में कुछ ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसने सिर उठाया और कहा, हां, ये मरीज यहां भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत बिगड़ने लगी थी, इसलिए 3 दिन पहले उन्हें सरकारी वृद्धाश्रम भेज दिया गया। वृद्धाश्रम? सुमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? क्या उनके परिवार से संपर्क करने की कोशिश नहीं की? रिसेप्शनिस्ट ठंडी आवाज में बोली, देखिए, यह हमारा नियम है। जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में रहता है और उसका कोई परिवार नहीं आता, तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। सुमित के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी को अकेले वहां कैसे भेज दिया? रमन ने उसे संभालते हुए कहा, सुमित, हमें अभी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना होगा। सुमित, अर्जुन और रमन तुरंत गाड़ी में बैठे और वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सुमित के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, बाबूजी किस हालत में होंगे? क्या वो ठीक होंगे? क्या उन्होंने भी मां की तरह बहुत कुछ सहा होगा? गाड़ी वृद्धाश्रम के गेट पर रुकी। सुमित तेजी से अंदर भागा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम कुंदन लाल है, उन्हें 3 दिन पहले यहां शिफ्ट किया गया था। स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, कुंदन लाल? लेकिन बेटा, वो क्या? सुमित की सांसें तेज हो गईं। स्टाफ जैसे ही कुछ और कहने वाला था, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, बेटा सुमित। सुमित के कानों में यह आवाज पड़ते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। सामने उसके बाबूजी कुंदन लाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी, चेहरा थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर जबरदस्त अपनापन झलक रहा था। बाबूजी! सुमित जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके गले लग गया। कुंदन लाल जी ने भी सुमित को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। सुमित की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका हूं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग किस हाल में थे। कुंदन लाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू आ गया, यही काफी है। रमन और अनुज भी यह भावुक दृश्य देखकर अपनी आंखें पोंछने लगे। वृद्धाश्रम के स्टाफ ने कहा, सुमित बेटा, तुम्हारे बाबूजी बहुत कमजोर हो गए थे। जब इन्हें यहां लाया गया था, तब इनकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन हमने इनका पूरा ध्यान रखा और अब देखो, ये पहले से काफी ठीक हैं। सुमित ने बाबूजी का हाथ थाम लिया और कहा, बाबूजी, अब आपको यहां और नहीं रहना पड़ेगा, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। कुंदन लाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा, घर पर। सुमित ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, अब कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए, अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। सुमित ने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया और रमन और अनुज के साथ वहां से निकल पड़ा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या मां बाबूजी को छोड़ने वाली किरण सच में अपने किए पर शर्मिंदा होगी, या फिर वह कुछ और ही चाल चलेगी?
जैसे ही शांति जी की नजर अपने पति कुंदन लाल जी पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए उनके पास आईं और थरथराते स्वर में बोलीं, आप आप ठीक तो हैं ना? कुंदन लाल जी ने भीगी आंखों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, शांति, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूं। उनकी आवाज भर्रा गई और वे अपनी पत्नी का हाथ थामकर रो पड़े। शांति जी भी अपने पति से लिपट गईं और रोते हुए बोलीं, हमारा क्या कसूर था जी? हमने तो बस अपने बेटे का भला चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? सुमित अपने माता पिता को यूं टूटकर रोते हुए देख खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों को गले लगा लिया और दृढ़ता से कहा, मां बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और किरण ने जो आपके साथ किया है उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। रमन और अनूज भी भावुक हो गए। शांति जी की बात सुनकर सुमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां का हाथ पकड़कर कहा, मां, आपने मेरे लिए इतना कुछ सह लिया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं आपको और बाबूजी को उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा जहां आपके साथ इतना अन्याय हुआ। कुंदन लाल जी भी भावुक हो गए और बोले, बेटा, हम बस यही चाहते थे कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे। हमने कभी नहीं सोचा था कि किरण इतनी गिर जाएगी कि हमें इस हाल में पहुंचा देगी। सुमित के मन में गुस्से और दुख की लहरें उठ रही थीं। तभी रमन ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुमित, अब सबसे जरूरी बात यह है कि चाचा चाची को आराम करने दिया जाए। पहले इन्हें अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ, फिर सोचना कि किरण के साथ क्या करना है। रमन की बात सुन शांति जी बोली, बेटा, अब हमें किसी हॉस्पिटल की कोई जरूरत नहीं। हमारा बेटा हमारे साथ है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। अब मुझे अपने पति और बेटे से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना। फिर सुमित का हाथ पकड़कर शांति जी बोली, बेटा, मुझे अपने घर ले चलो। सुमित ने सिर हिलाया और डॉक्टर से मां की डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी की। अब उसकी जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेने का समय आ गया था। क्या वह किरण को माफ करेगा या फिर उसके किए की सजा देगा? सुमित ने तुरंत किरण को फोन लगाया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से किरण ने फोन उठाते ही पूछा, सुमित, सब ठीक तो है? तुमने इतने दिनों बाद फोन किया। सुमित की आवाज गूंजती हुई आई, किरण, मैं मां बाबूजी को लेकर आ रहा हूं। क्या? किरण के हाथ से फोन लगभग छूट ही गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराई हुई आवाज में उसने खुद को संभालते हुए कहा, मां बाबूजी, वो कहां मिले तुम्हें? सुमित गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, बहुत जल्द तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर सुमित ने बिना किरण की बात सुने ही फोन काट दिया। किरण के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? सुमित ने सब पता कर लिया। मां बाबूजी को भी वापस ला रहा है। ये सोच सोचकर उसकी सांसें तेज चलने लगीं। वह घबरा कर कमरे में टहलने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? अगर मैं जरा सा धैर्य रखती, थोड़ा प्यार दिखाती, तो सब कुछ ठीक हो सकता था। लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचती रही। उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसकी सास ससुर सुबह मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे मंदिर पहुंचकर उनसे कहा था, मां बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूं, चलिए गाड़ी में बैठिए। शांति जी और कुंदन लाल जी अचानक उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। कुंदन लाल जी ने हैरानी से पूछा था, अरे किरण, तुम यहां सुमित ने भेजा है क्या? किरण ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोला था, हां बाबूजी, सुमित ने ही भेजा है। उसने आपको जरूरी काम से बुलाया है, चलिए मैं आपको वहां ले चलती हूं। शांति जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद बेटा उनको कोई सरप्राइज देना चाहता होगा, इसीलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। और उसके बाद किरण ने शांति जी और कुंदन लाल जी को एक मानसिक अस्पताल ले जाने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने कई बार पूछा, किरण, ये कहां लेकर जा रही हो हमें? ये तो हमारे घर का रास्ता नहीं है। लेकिन किरण ने झूठी चिंता जताते हुए कहा, अरे मां बाबूजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए डॉक्टर से मिलवाने ले जा रही हूं। सुमित भी यही चाहता था। शांति जी और कुंदन लाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें कुछ अजीब लगा, लेकिन बहू पर शक करने का कोई कारण नजर नहीं आया। कुछ ही देर में किरण गाड़ी एक मानसिक अस्पताल के गेट पर रोकती है।
वहां पहुंचकर वह अस्पताल के स्टाफ से मिली और झूठ बोला, ये दोनों एक बहुत बीमार हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कभी कभी बहुत हिंसक हो जाते हैं, किसी को भी पहचानते नहीं और घर से भागने की कोशिश करते हैं। स्टाफ ने पहले थोड़ी पूछताछ की, लेकिन किरण ने उन्हें रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टरों और स्टाफ ने बिना ज्यादा सवाल किए शांति जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब कुंदन लाल जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्हें बताया गया कि यह केवल महिलाओं के लिए अस्पताल है। किरण थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने पास के ही दूसरे मानसिक अस्पताल में संपर्क किया और वहीं कुंदन लाल जी को भर्ती करवा दिया। वहां भी उसने झूठ बोला, ये अपने बेटे को पहचानते तक नहीं हैं और घर वालों को मारने की धमकी देते हैं, इनका इलाज बहुत जरूरी है। कुंदन लाल जी और शांति जी ने बहुत कहा वो पागल नहीं है, पर किसी ने उनकी एक न सुनी। पैसों के लालच में आकर अस्पताल के लोगों ने बिना ज्यादा छानबीन किए कुंदन लाल जी को भी भर्ती कर लिया। इस तरह किरण ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया, यह सोचकर कि अब वे कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। इधर सुमित अपनी मां और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा, शांति जी की आंखों में आंसू थे। वे बस अपने बेटे को देख रही थीं, मानो यकीन ही न हो रहा हो कि वह उन्हें वापस घर ले जा रहा है। कुंदन लाल जी ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, हमें माफ कर देना, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। सुमित ने कार रोक दी और पीछे मुड़कर रोते हुए कहा, बाबूजी, माफी मुझे मांगनी चाहिए। मैं ही इतना अंधा हो गया था कि अपने ही मां बाबूजी का दर्द नहीं देख पाया। लेकिन अब मैं कुछ भी करके आपको इंसाफ दिलाऊंगा। शांति जी ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, हम बस घर वापस जाना चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुमित के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि किरण को उसकी करतूतों की सजा जरूर देगा। शांति जी और कुंदन लाल जी दरवाजे के अंदर आए ही थे कि किरण उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। मां, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। सुमित गुस्से से किरण की ओर देख रहा था। उसकी मुट्ठियां कस गईं। अब रोने का क्या फायदा किरण? जब तुमने मां बाबूजी को धोखे से मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया, तब तुम्हें यह सब याद नहीं आया? किरण की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। उसने सुमित के पैरों को भी पकड़ लिया। सुमित, प्लीज, मैं अपनी गलती मानती हूं, मुझे एक मौका दो। शांति जी और कुंदन लाल जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से किरण ने उनके साथ छल किया था, उसे माफ करना इतना आसान नहीं था। शांति जी ने हल्की आवाज में कहा, बेटा, माफ करने का हक अब तेरा है। तू जो भी फैसला लेगा, हमें मंजूर होगा। सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, किरण, तुमने जो किया वो माफ करने लायक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सजा देकर खुद भी दुखी नहीं होना चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ समय के लिए मायके चली जाओ और अपने किए पर सोचो। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास होगा और मां बाबूजी तुम्हें माफ करेंगे, तभी तुम इस घर में लौट सकती हो। किरण सन्न रह गई। वह जानती थी कि सुमित का फैसला सही था। उसे अपने किए पर पछतावा था, लेकिन अब उसे खुद को साबित करना था। किरण अपना सामान लेकर मायके चली गई। सुमित ने मां बाबूजी को संभाला और एक बार फिर अपने परिवार को पहले जैसा खुशहाल बनाने की कोशिश करने लगा। किरण को मायके गए पूरा 1 महीना हो गया था। शांति जी जब रसोई में काम कर रही थीं, तो अचानक उन्होंने कुंदन लाल जी की ओर देखा और धीरे से बोली, सुनिए जी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब बहू को वापस बुला लेते हैं। कुंदन लाल जी, जो अभी भी अपने बीते हुए दर्द को नहीं भुला पाए थे, थोड़ा चौंक गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, शांति, तुम सच में उसे माफ कर सकती हो? उसने हमारे साथ जो किया, वो कोई बहू अपने सास ससुर के साथ कर सकती है क्या? शांति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मां हूं और मां का दिल हमेशा अपने बच्चों की भलाई चाहता है। जो हुआ उसकी सजा
किरण ने भी भुगती है, लेकिन अब मैं अपने बेटे का अकेलापन नहीं देख सकती। हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। कुंदन लाल जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, तुम ठीक कह रही हो शांति। आखिरकार परिवार का मतलब ही एक दूसरे को संभालना और गलतियों को सुधारने का मौका देना है। इसके बाद उन्होंने सुमित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, बहू को माफ कर दो और उसे वापस ले आओ। उसके बिना घर अधूरा लगता है। सुमित, जो अब भी मन ही मन गुस्सा था, बोला, बाबूजी, आपने जो सहा है उसे भूल पाना इतना आसान नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि आप दोनों इतनी जल्दी उसे माफ कैसे कर सकते हैं। शांति जी ने सुमित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन अगर कोई सच में पछतावे के साथ लौटना चाहे तो हमें उसे मौका देना चाहिए। सुमित ने एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि उसके मां बाबूजी के लिए परिवार सबसे ज्यादा मायने रखता है। आखिरकार वह उनकी बात को टाल नहीं सका और अगले दिन किरण को वापस लाने के लिए उसके मायके चला गया। किरण जब घर लौटी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दरवाजे पर खड़े होकर झिझकते हुए शांति जी और कुंदन लाल जी की ओर देखा। मां, बाबूजी, क्या आप सच में मुझे माफ कर देंगे? उसने कांपती आवाज में पूछा। शांति जी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, रिश्ते गलतियों से नहीं बल्कि उन्हें सुधारने से मजबूत होते हैं। हमें उम्मीद है कि अब तुमने सच में अपनी गलती से सबक लिया होगा। किरण ने झट से उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, मैं वादा करती हूं मां, अब कभी कोई गलती नहीं होगी। अब मैं इस घर को सच में अपना मानूंगी और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। सुमित अभी भी थोड़ा संकोच में था, लेकिन मां बाबूजी की खुशी देखकर उसने भी किरण को एक मौका देने का फैसला किया। धीरे धीरे समय बीता और किरण ने सच में खुद को बदलने की कोशिश की। अब वह शांति जी और कुंदन लाल जी की सेवा मन से करने लगी। वह सुमित के लिए भी पहले से ज्यादा प्यार और सम्मान दिखाने लगी। एक दिन जब सुमित ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी मां और किरण मिलकर रसोई में उसकी पसंद का खाना बना रही थीं और हंसी मजाक कर रही थीं। यह देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, शायद दूसरा मौका देना सही था। परिवार का असली मतलब ही यही होता है, प्यार, माफी और एक दूसरे के लिए खड़े रहना। अब उनके घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। दोस्तों, जीवन में रिश्तों की अहमियत सबसे बड़ी होती है। माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं और उनका सम्मान व देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जो संतान अपने माता पिता को छोड़ देती है वह कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकती। गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन सबसे महान वही होता है जो अपनी गलती को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना दोनों ही रिश्तों को संवारने के लिए जरूरी है। परिवार एक वृक्ष की तरह होता है जिसकी जड़ें माता पिता होते हैं। यदि जड़ें मजबूत होंगी तो पूरा परिवार फल फूल सकता है। सच्ची खुशी दौलत में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में होती है। इसलिए अपनों को कभी न छोड़ें और रिश्तों की कद्र करें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।